है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड, मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 17। व्हाट हैपेंड वाइफी? सजावट पसंद नहीं आया? आयत के कंधों को चूमते हुए आयांस का इतना कहना था कि एक क्षण के लिए आयत की भी पलकें आपस में कस चुकी थी, लेकिन अगले ही पल काफ़ी फुर्ती में पीछे मुड़ने के साथ साथ उसने आयांस के पेट में एक जोरदार पंच भी जड़ दिया था, जिसकी वजह से आयांस, जो आयत के इस रिएक्शन से अब तक अनजान था, आयत से दूर अपने पेट को पकड़ते हुए हल्का चीख उठा था। आउच! यार वाइफी, हस्बैंड है तुम्हारा, भला अपने हस्बैंड को कोई इस तरह से? लगता है तुम्हें भी माहेश्वरी विला की हवा लग चुकी है। आयांस की बातों को बीच में काटते हुए आयत ने कहा था और सामने फूलों से सजे बेड पर जाकर बैठ गई थी। तो वही आयांस अपने पेट में उठे दर्द को भूलते हुए थोड़ी हैरानी के साथ सीधा खड़ा हो गया था। तभी आयत बगल में बिखरे फूलों को अपनी उंगलियों में उठाते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमारी झूठी शादी को सच मान लिया है, इसलिए तो हमारी पहली रात की सेज सजा दी। क्यों, वो सारी बातें इतनी जल्दी भूल गए? इस बार आयत का इतना कहना था कि आयांस पीछे की तरफ मुड़ते हुए कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया था। कुछ नहीं भूला हूँ मिस आयत। इनफैक्ट इस दिखावे की शादी के साथ साथ वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी मुझे काफ़ी अच्छे से याद हैं, आयांस ने कहा था और खुद भी आयत के सामने ही रखे सोफे पर बैठते हुए अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ा लिया था। कुछ घंटे पहले, यानी कि आज की सुबह, पिछले दिन कुछ सोचते हुए आयत ने आयांस के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल तो रख दिया था, लेकिन पूरी रात उसकी खुली आंखों में एक उलझन सा था। साथ ही चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ नजर आ रही थीं। बेड पर लेटे लेटे अब तक उसने अनगिनत बार करवटें बदल लिया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी, जैसे उसे कुछ परेशान कर रहा हो। तभी अचानक से बेड के साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन भी एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था, जिसे सुनते ही आयत के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। स्क्रीन पर देखा तो वो एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसे ओपन करते ही वो लगभग चौंकते हुए अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। इसे इसे कैसे मालूम कि मैं अब तक जगी हूँ? इतना कहते हुए उसकी नज़रें भी खुद के चारों तरफ देखने लगी थी, जैसे अपने आसपास वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। खुद के आसपास क्या देख रही हो? इस वक्त मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा दूर हूँ, लेकिन कल की रात तुम्हारे साथ उसी कमरे में मौजूद रहूँगा। फ़िलहाल अब सो जाओ सिजुका। एक दूसरे मैसेज को पढ़ते आयत की भौहें लगभग सिकुड़ चुकी थी। आखिर ये आयांस है कौन? और ये मुझे बार बार इस नाम से क्यों बुला रहा है? खुद में बातें करते हुए आयत भी अब तक किसी सोच में डूब चुकी थी। एक क्लासरूम का माहौल काफ़ी सन्नाटे से भरा हुआ था, जबकि उसके अंदर लगभग 40 से 45 स्टूडेंट्स और उससे बड़ी बात कि सामने खड़े एक टीचर, जो इस वक्त उन सभी स्टूडेंट्स को ही काफ़ी गुस्से में घूरते हुए नजर आ रहे थे। शायद उस क्लासरूम के अंदर के ऐसे माहौल का राज भी यही था। तभी हाथ में पकड़े एक स्टिक को सामने टेबल पर पटकते हुए उस टीचर ने काफ़ी गुस्से में ही कहा था, ये मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जिसने भी ये हरकत की है ईमानदारी से सामने आ जाए, नहीं तो आज मेरा ये डंडा यहाँ मौजूद सभी की चमड़ियाँ उधेड़ देगा। लेकिन क्लासरूम में अभी भी एक खूब सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे देख वह टीचर एक बार फिर से काफ़ी सख्ती में कहा था, ठीक है फिर, तुम लोगों की भी यही इच्छा है तो यही सही। और सामने ही बैठे एक लड़के के ऊपर अपने उस स्टिक को बरसाना ही चाहा था कि तभी सेंटर में बैठी लगभग
14 से 15 साल की लड़की ने उन्हें रोकते हुए कहा, जस्ट वेट सर, आई कॉन्फेस माई मिस्टेक। जहाँ उसका इतना कहना था कि सामने खड़े उस टीचर के हाथ हवा में ही रुक गए थे। साथ ही उनकी आंखों में एक हैरानी भी थी। आयत, ये सब तुमने किया है? यस सर, आई कन्फेस माई मिस्टेक। आज सुबह जो भी हुआ था उसमें मेरे फ्रेंड्स नहीं, मैं इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट उससे वो लड़की यानी कि आयत का इतना कहना था कि सामने खड़े उस टीचर के कदम गुस्से में ही आयत की तरफ बढ़ गए थे, जिसे देख आयत की जुबान भी हकलाते हुए लगभग बंद हो चुकी थी। लेकिन वो टीचर या फिर आयत कुछ कहती उससे पहले ही क्लासरूम के बाहर खड़े होते हुए एक दूसरे शख्स ने कहा, मिस्टर भागीरथ, सॉरी टू डिस्टर्ब बट एट दिस टाइम मुझे मिस आयत माहेश्वरी को लेकर कहीं जाना है, इट्स अर्जेंट। जहाँ उस शख्स का इतना कहना था कि वो टीचर तो अपनी जगह पर शांत खड़े हो चुके थे, लेकिन अब तक घबराई हुई आयत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। इसके साथ ही काफ़ी जल्दबाजी में डेस्क के नीचे से उसने अपना स्कूल बैग निकाला और तुरंत उस क्लासरूम से बाहर निकल गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी जीत का जश्न था, जैसे उसने कुछ गलत किया हो और पकड़े जाने के बावजूद भी वो किसी सज़ा की हकदार ना बन पाई हो। लेकिन उसके चेहरे की ये खुशी बस कुछ पलों की थी, क्योंकि सामने ही अपने मौसा बसंत अवस्थी को देख उसके चेहरे की मुस्कान एक हैरानी में बदल चुकी थी। मौसा जी, इस वक्त आप मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं? वो दरअसल बेटा मैं तुम्हें लेने आया था, एक हकलाती आवाज़ के साथ बसंत अवस्थी ने कहा, जहाँ इस वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई व लाल थीं, जैसे वो काफ़ी वक्त से रो रहे हों। वहीं उनकी ऐसी हालत और साथ में उनकी बातों को सुन आयत के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आने लगी थी। क्या हुआ मौसा जी, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? लगता है मौसी ने आज आपको लंच की जगह खाने की प्लेट में बेलन परोसा था, तभी आप इतने सैड नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आयत ने थोड़ा हंसते हुए कहा, जिस पर बसंत अवस्थी के होठों पर भी एक फीकी मुस्कान पसर गई थी। लेकिन अगले ही पल आयत की कलाई को पकड़ते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जिसे सुन आयत ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए बस उनके पीछे चल दी थी। लेकिन कार के अंदर बैठते ही वो एक बार फिर से चौंक गई थी। लेकिन मौसा जी, अंकुश भाई कहाँ रह गए? क्या वो हमारे साथ घर नहीं चल रहे हैं? नहीं, उसके कुछ ज़रूरी क्लास थे, इसलिए वो छुट्टी के बाद घर आएगा, बसंत अवस्थी ने कहा। जिसकी बातों पर आयत एक बार फिर से थोड़ी हैरान नजर आने लगी थी, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गई थी और उसकी कार वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुक गई थी। जिसे देख एक बार फिर से आयत ने चौंकते हुए कहा था, मौसा जी हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन वो इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही बसंत अवस्थी अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए कार से बाहर निकल आए और पीछे बैठी आयत की तरफ के गेट को खोलते हुए उसकी कलाइयों को पकड़ा और उसे बाहर ले आया, जहाँ अब तक सारी बातों से अनजान आयत के चेहरे पर भी एक दर्द साफ उभरने लगा था। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद उसका जिस सच के साथ सामना होने वाला था, उससे मिलने वाला दर्द, वो तकलीफ़ अभी भी उसके सीने में पैदा होने लगी थी। तो वही बसंत अवस्थी जो उसकी कलाई को पकड़े चुपचाप बस आगे बढ़ता जा रहा था और सीधे ऑपरेशन थिएटर के सामने आकर रुक गया था, जहाँ कुछ जाने पहचाने से चेहरों व उनकी नम आँखों के बीच जगदीश माहेश्वरी को बिलखते देख आयत ने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, नानू। और बसंत अवस्थी की पकड़ से छूटते हुए जगदीश माहेश्वरी की तरफ दौड़ पड़ी थी। जिसे देख उसके नानू भी उसे अपनी बाजुओं में कसते हुए इस बार लगभग कलप उठे थे। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ करने से पहले कम से कम इस बच्ची के बारे में तो सोचा होता, कम से कम इस बच्ची के ऊपर अपनी थोड़ी दया दिखाई होती। आखिर इतनी बड़ी सच्चाई को सुनने के बाद ये बच्ची कैसे कैसे भगवान?
तो वह उनकी बातों को सुन आयत अब थोड़ी कंफ्यूज नजर आने लगी थी। तभी अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाते हुए वो किसी को ढूंढने लगी थी। मम्मा, मम्मा कहीं नजर नहीं आ रही हैं। डैडी भी, वो लोग कहाँ हैं? खुद में ही बड़बड़ाती हुई आयत ने अभी इतना ही कहा था कि तभी ऑपरेशन थिएटर के गेट को खोलते हुए 2 डॉक्टर और उनके पीछे कुछ नर्स की टीम बाहर आई, जिन्हें देखते ही वहाँ मौजूद सभी की नज़रें एक उम्मीद लिए उनकी तरफ ही उठ गई थीं। लेकिन उन डॉक्टर्स के उतरे हुए चेहरों को देख पास खड़ी एक महिला आगे बढ़ी और आयत के चेहरे को खुद की तरफ मोड़ दिया था। नज़रें उठाकर पाया कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मा की फ्रेंड कविता मलिक थी, जिन्हें देख आयत ने उनसे कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही उन डॉक्टर्स की बातों को सुनते ही वो अपनी जगह पर ही जैसे जम सी गई थी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर माहेश्वरी, हमारी टीम ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन हम आपकी बेटी और आपके दामाद को बचाने में असफल रहे, एक डॉक्टर ने कहा था, जिसके इतना कहते ही कविता मलिक ने अब तक आयत के दोनों कानों को भी बंद कर दिया था। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से 2 वार्ड बॉय अपने साथ 2 स्ट्रेचर को बाहर लेकर आए, जिनके ऊपर सोए 2 इंसान, जिन्हें इस वक्त एक सफ़ेद चादर से ढका गया था। उन्हें देखते ही जगदीश माहेश्वरी एक ऊंची आवाज़ के साथ बिलख पड़े थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर मेरे किस कर्मों की तूने इतनी बड़ी सज़ा दी है भगवान? आखिर क्यों भगवान? तब तक बसंत अवस्थी ने आगे बढ़कर जगदीश माहेश्वरी को पकड़ लिया था। तभी कविता मलिक के पास ही खड़े उनके हस्बैंड आदित्य मलिक ने सामने खड़े उन डॉक्टर्स की टीम की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर ये सब। मिस्टर मलिक, इनका एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इनके साथ। झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सारिका जीजी और जीजा जी का कोई जानबूझकर एक्सीडेंट क्यों करवाना चाहेगा भला? सीधे सीधे आप कहते क्यों नहीं कि इस हादसे के पीछे आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी छिपी है? आप लोग मेरी जीजी को बचा नहीं पाए तो ऐसे बेफिजूल के बहाने बना रहे हैं। लेकिन मेरी बात भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछते सुलोचना ने कहा, जहां इस वक्त सुलोचना के चेहरे पर एक दर्द और गुस्सा दोनों के मिले जुले भाव साफ नजर आ रहे थे। साथ ही उनकी बातों को सुन सामने खड़े डॉक्टर्स कुछ कहते उससे पहले ही बिलखती हुई सुलोचना भी वहां से दूसरी तरफ दौड़ गई थी, जिसे देख अब तक वो डॉक्टर्स सामने खड़े आदित्य मलिक की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर मलिक, अगर आपको भी हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप खुद इनके बॉडी को देख सकते हैं। हमने अपने पूरी करियर में इस तरह का एक्सीडेंट नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्सीडेंट। अपनी बकवास बंद कर डॉक्टर, तुम्हारी इन बातों को सुनकर तो अब मुझे भी सुलोचना की बातें सच लग रही है। उसने सही कहा था, इस हादसे के पीछे आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी छिपी है। आप लोग सारिका जीजी को बचा नहीं पाए तो ऐसे बेफिजूल के बहाने बना रहे हैं। जहां एक बार फिर से उन डॉक्टर्स की बातों को बीच में काटते हुए इस पर बसंत अवस्थी ने कहा था, जिस पर उन डॉक्टर्स ने भी अपनी सफाई में आगे कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही उनके सामने अपने आंखों से छलक रहे आंसुओं को पूछते हुए जगदीश माहेश्वरी ने अपने दोनों हाथों को भी जोड़ लिया था। आपका बहुत एहसान रहा डॉक्टर। अब जब हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो अब ये बातें जानकर भी हम क्या कर लेंगे? सिवाय तकलीफ़ के अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है डॉक्टर, और कुछ नहीं बचा है। जिसे सुन आदित्य मलिक ने भी जगदीश माहेश्वरी के कंधों को दबा दिया था, तो वही कविता मलिक से लिपटी आयत अपने चेहरे को हल्का घुमाते हुए बस एक टक स्ट्रेचर पर लेटे उन 2 शख्सों को देख रही थी, जिनके वापस से उठने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो वही काफ़ी रात बीत जाने के बाद भी माहेश्वरी विला लोगों से भरा हुआ था। हॉल के सेंटर में सारिका माहेश्वरी और उनके हस्बैंड दिलीप गुप्ता की तस्वीरों पर लटक रहे वो हार, जहां उनके सामने बारी बारी से झुकते हुए लोग, जो एक तरफ ज़मीन पर बैठे
असहाय जगदीश माहेश्वरी को सांत्वनाएं भी देते जा रहे थे। ठीक यही सिलसिला लगातार कई घंटों तक चलता रहा। वही हॉल के ही एक कोने में किसी मूर्ति की तरह चुप बैठी आयत, जिसके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं फूटा था और ना ही आंखों से आंसू का बूंद छलका था, सिवाय उन आंखों में एक सूनापन, जैसे सामने तस्वीरों में दिख रहे उन दोनों शख्स के चले जाने से उसकी ज़िंदगी भी वीरान हो चुकी हो। वह बर्फ सी जमी शांत थी और ऐसे ही अगली सुबह हो चुकी थी। वही लोगों का आना जाना भी पहले से कम हो चुका था, जिसकी वजह से वो हॉल भी अब लगभग खाली हो चुका था। लेकिन जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ सुलोचना, बसंत, यहाँ तक कि खुद आयत भी अपनी जगह पर वैसे ही बैठी रही। तभी एक छोटी हथेलियों ने उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, सिजुका। नजरें उठाकर पाया कि लगभग एक उसकी ही उम्र का लड़का जो उसके सामने बैठा हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे देखते हुए आयत की नज़रों में हल्की हैरानी थी, या शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने बैठा वह शख्स आखिर कौन है। तभी उस लड़के ने आगे कहा, आई नो कि तुम्हारा नाम आयत माहेश्वरी है, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी सिजुका हो। इसलिए सिजुका, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि आज मैं एब्रॉड जा रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं, मेरे मॉम डैड चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। इतना कहते हुए उस लड़के ने हल्की मायूसी से अपने चेहरे को लटका लिया था। तो वही आयत पहले की तरह बस बूत बनी उसकी बातों को सुनती जा रही थी। तभी सामने बैठा वो लड़का एक बार फिर से हल्का मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं वहाँ तुमसे दूर रहकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा सिजुका। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। और हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे सामने तुरंत हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है? बस तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। इतना कहते हुए उस लड़के ने आयत के सिर पर अपनी हथेलियों को रखते हुए एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिया था। लेकिन आयत अभी भी चुप थी, जिसके साथ ही वक्त भी बीतने लगे थे। लेकिन उस दिन के बाद से आयत के होठों से उसकी मुस्कुराहट, उसके चेहरे की हंसी, वो खिलखिलाहट जैसे गायब सी हो चुकी थी। उस घटना के कुछ दिन बाद ही दिलीप गुप्ता के बड़े भाई भी अपनी पत्नी अंजना गुप्ता वो बच्चों के साथ वहाँ आकर रहने लगे थे, जहाँ अंजना गुप्ता ने भी आयत को अपने बच्चों की तरह ही परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन आयत की नज़र में वह कभी भी सारिका की जगह नहीं ले पाई थी। फिर भी वह अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी थी। वो आयत का ख्याल पूरी निष्ठा से रखती और दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। जहाँ आयत भी अपनी स्कूलिंग के बाद मुंबई के एक टॉप बिजनेस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहाँ उसे नए लोग मिले, नए दोस्त भी बने, लेकिन किसी ने उसे हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने सीने में कोई बड़ा घाव दबा रखा हो, जो उसे हंसने या मुस्कुराने की इजाज़त नहीं देता, जिसे देखते हुए उसके दोस्त भी लगभग उससे दूरी बनाने लगे थे। और धीरे धीरे आयत बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन इस बात से भी उसके ऊपर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा था। वहीं इन सब के बीच एक बात और नॉर्मल थी। वो छोटा लड़का जो बढ़ते दिनों के साथ वो भी बड़ा हो चुका था, लेकिन हर शाम वो आयत को फ्रेंड बुक पर मैसेज ज़रूर करता, जिसे हर शाम आयत भी किसी रूटीन की तरह पढ़ती और इग्नोर कर देती। लेकिन एक दिन आयत ने उसकी बातों का जवाब दिया था, जिसमें उसने बस इतना लिखा था, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और ना ही ये जानने में मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहूँगी कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, सो लीव मी। इन सालों में आज पहली बार आयत ने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया था, जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही उस लड़के ने अपनी आईडी हमेशा के लिए डिलीट कर दी थी। और उसके बाद कभी भी आयत को उसका मैसेज या फिर वह शब्द सुनने को नहीं मिला था। जहाँ आज इतने सालों बाद एक बार फिर से आयांश के मुंह से खुद के लिए सिजुका शब्द सुनते ही आयत ना जाने क्यों एक बार फिर से अपने अतीत के उन यादों में कहीं खो सी गई थी, जिसे याद करते ही उसकी आंखें भी भर आई थी। लेकिन वो आंसू बाहर छलकते उससे पहले ही उन्हें साफ करते हुए
वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली गई थी, जहाँ से जल्दी ही खुद को फ्रेश करते हुए आयत बाहर निकली और सामने वार्डरोब से 2 फाइल निकालते हुए काफ़ी जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई थी। इस वक्त सूरज भी बस निकलने ही वाला था, जिसे देख अंजना गुप्ता भी हॉल में बैठकर पूजा की तैयारियां कर रही थी कि आयत को इतनी सुबह कहीं जाते देख उसे टोकते हुए कहा, आयु, इतनी सुबह सुबह आप कहीं जा रही हैं? हाँ बड़ी माँ, एक कुछ ज़रूरी काम है जिसे जितनी जल्दी हो सके निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो मेरे यहाँ सिर्फ लॉस ही आएगा, आयत ने कहा। लेकिन बेटा, आज घर में आपके रोके के लिए लोग, आप उसकी फिक्र ना करें बड़ी माँ, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी, आयत ने आगे कहा और काफ़ी जल्दबाजी में विला से बाहर निकल गई थी। तभी कुछ सोचते हुए अंजना गुप्ता ने एक बार फिर से उसे रोकना चाहा था, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही आयत अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठते वहाँ से जा चुकी थी और सीधा अपनी कार को रूही के घर के सामने जाकर रोका था। लेकिन अपनी कार को रोकती उसकी भौहें हल्की तन चुकी थी, क्योंकि इस वक्त आयांश ठीक उसकी कार के सामने ही खड़ा हल्का मुस्कुरा रहा था, जिसे देख आयत भी अपने सिर को झटकते हुए बाहर निकल आई थी और आयांश के इस तरह की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कार की बोनट पे एक फाइल को पटकते हुए कहा, मेरी मम्मा की इस वसीयत के मुताबिक मैं तुमसे आज और इसी वक्त शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आयत की इन बातों को सुन आयांश की भौहें हल्की ऊपर तन चुकी थी। लेकिन कोर्ट तो सुबह 10 बजे। मैं कोर्ट मैरिज नहीं, तुमसे बस एक दिखावे की शादी करना चाहती हूँ। एक ऐसी शादी जो दुनिया वालों की नज़र में सच लगे, लेकिन वास्तव में उनके लिए वो बस एक छलावा हो। आयांश की बातों को बीच में काटते हुए आयत ने कहा था। लेकिन उसकी इन बातों को सुन आयांश ना जाने क्यों उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। हर वक्त आयत के सामने मुस्कुराने वाला आयांश इस वक्त उसके सामने काफ़ी सख्त नजर आ रहा था। जहाँ सख्ती में ही उसने आयत की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, खुद को समझ कर क्या रखा है? हाँ, तुम इतनी मॉडर्न हो चुकी हो कि एक कमरे के अंदर किसी भी पराये मर्द के साथ रहने के लिए तैयार हो सकती हो, या फिर प्रॉपर्टी और पैसों के लिए इतना नीचे गिर चुकी हो कि किसी भी मर्द के साथ एक कमरे में साथ सोने के लिए तैयार हो सकती हो? जवाब दो। हाँ, जस्ट स्टॉप इट। वहीं अब तक आयत भी आयांश की बातों को सुन गुस्से में लगभग चीखते हुए उसे खुद से थोड़ा थोड़ा दूर ढकेल दिया था। मैंने तुम्हें खुद के सामने बोलने की परमिशन दी है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं चुपचाप सुनती जाऊंगी। इसलिए आगे से डोंट क्रॉस योर लिमिट और मुझसे इस तरह से बिहेव करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। आयत को गुस्से में देख आयांश भी सख्ती में ही कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसकी बातों को रोकते हुए आयत ने आगे कहा, और तुम मेरे बारे में जानते हैं क्या हो? हाँ, कुछ साल पहले ये माहेश्वरी ग्रुप और इसके शेयर्स नीलामी के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, जिसे मैंने अपनी मेहनत से बचाया है। और सिर्फ नीलामी से ही नहीं बचाया है, बल्कि इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज इसे देखने वालों की नज़रें नीचे झुक जाती है। और इसका कारण जानते हो? ये जानते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि माहेश्वरी ग्रुप हमारे पुरखों की या फिर हमें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि इसकी नींव रखने वाली मेरी मम्मा थी और उनका हर कदम पर मेरे डैड ने साथ दिया था। लेकिन कुछ धोखेबाजों वो पैसों के लालची लोगों ने उनके साथ क्या किया, तुम्हें इस बात का जरा भी आइडिया है? इतना कहते हुए आयत ने अपने हाथ में पकड़े दूसरे फाइल को कार की बोनट पर पटकते हुए आगे कहा, ये मेरी मम्मा और मेरे डैड की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पढ़ो इसे और देखो कि इसमें लिखी वो सारी रिपोर्ट क्या कहती है। मेरी मम्मा या फिर मेरे डैड का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि वो एक मर्डर प्लान था और वो कातिल कोई भी हो सकता है। शायद इस वक्त मेरे आसपास रहने वालों में से ही कोई करीबी हो सकता है, जिसका मकसद तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि मेरी मम्मा की बनाई उस वसीयत के पीछे का कारण भी यही है।
इसलिए हर हाल में मुझे ये शादी करना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया के सामने वो सच हो या छलावा। लेकिन मैं उन कातिलों को उनके मकसद में कामयाब कभी भी नहीं होने दे सकती। इतना कहते हुए आयत एक लंबी सांस अंदर की तरफ खींचने के साथ साथ अगले ही पल उसे बाहर की तरफ छोड़ दिया था, जैसे वो अपने गुस्से पर काबू कर नॉर्मल होना चाहती हो। तभी उसने आगे कहा, आयांश, इसलिए मैं। लेकिन वो इसे आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही आयांश सामने पड़ी उन दोनों फाइलों को उठाते हुए आयत की कलाई को पकड़ा और उसे लेकर कार के पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ गया, जिसे देख आयत एक बार फिर से, लेकिन इस बार हैरानी में कुछ कहती उससे पहले ही कार के गेट को खोलते हुए उसने कहा, अंदर बैठो। लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने मुझे चुना है। इस नाते से देखा जाए तो मेरे ऊपर इतना यकीन तो कर ही सकती हो ना, आयांश ने आगे कहा था। जहाँ उसका इतना कहना था कि आयत एक क्षण के लिए उसे ही एकटक देखते हुए अपनी कार के अंदर बैठ गई थी, जिसे देख आयांश भी आगे बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उस कार को आगे बढ़ा दिया था, जिसके कुछ समय बाद एक मंदिर के सामने रोक दिया था। लेकिन खुद के सामने एक मंदिर को देख आयत काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। तभी उसकी नज़र मंदिर से बाहर निकलते एक जोड़े पर गई, जिन्होंने अभी अभी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। जिन्हें देखते ही आयत के चेहरे पे एक घबराहट साफ नज़र आने लगी थी, जैसे वो शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए भी तैयार ना हो। तभी उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए आयांश ने कहा, डोंट वरी, तुम्हें किसी भी बात को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेशक आज हिंदू रीति रिवाज से एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन भरोसा रखो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं थोपूंगा और ना ही तुम्हें किसी बात के लिए कभी मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें अभी भी छटने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे देख आयांश ने आगे कहा, हे जस्ट लुक एट मी, मैं ये शादी सिर्फ तुम्हारी मम्मा के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हारे तरफ जो कवच का घेरा बनाया है, मैं बस उसे मजबूत करना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात आयत, इस मंदिर के सामने मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम अब सुरक्षित हो, मैं तुम्हें खुद इस बंधन से आज़ाद करते हुए बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तुमसे दूर चला जाऊँगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दूसरे फाइल में दबे उन कातिलों के चेहरे को तुम्हारे सामने लाकर रहूँगा। ये मेरा दूसरा वादा है। जिसे सुन आयत एक बार फिर से आयांश के चेहरे को एकटक बस देखने लगी थी। तभी आयांश उसके सामने अपनी हथेलियों को बढ़ाते हुए कहा, तो अब चले। और इस बार आयत ने भी उसकी हथेलियों के ऊपर अपना हाथ रख दिया था। डियर एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।